तो वेलकम टू विद्यालय आईएएस। भारत में यूरोपियों का आगमन के बाद अब हमको देखना है स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका उदारवादी चरण, फिर पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवाद का युग, वो इकाई 6 में आएगा आगे। तो आज हम चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। ठीक है, सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार और नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन इत्यादि। दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा हुआ तो कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययनों परांत यह ज़्यादा तर्कसंगत होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से नहीं उत्पन्न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। क्या क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। देखिए, फ्रांस भी क्या था, एक टाइम पे इंग्लैंड का गुलाम देश बन गया था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके लिए, फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए। फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार, भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता का बढ़ाव, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश, भारतीय एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। क्या हो रहा है हितों में विरोधाभास? मतलब जैसे भारतीय उपनिवेशों के कारण क्या हो रहा है, भारत के कई वर्ग पिछड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, उनको वो हक नहीं मिल पा रहे हैं उनका जो जिसके वे हकदार थे। इसी की बात यहाँ पे हो रही है। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारियों इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका यह मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। देश के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। खैबर दर्रा कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, पहले अफगानिस्तान वाला एरिया भी भारत में आता था, तो पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। कहाँ कहाँ तक था? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में असम और पश्चिम में खैबर दर्रे। जबकि भारत के अधिकतर क्षेत्र अतीत में एकल शासन के अधीन थे, मौर्यों के अधीन और उसके बाद मुगलों के अधीन थे, लेकिन इनका जो क्षेत्र था वो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना कि अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने देश में मौर्यों एवं मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थीं। ब्रिटिश दरबार ने पूरे देश को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून, जिन पर दृढ़ता से अमल होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। ठीक है, प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान जुड़ गए, परंतु देश को एक सूत्र में बांधने में सबसे बड़ा साधन था रेल। ठीक है, 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया। रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से बांधने में, संबंध बनाए रखने की में सहायता की। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए, जैसे कि एक भाग में अकाल पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खदानों एवं मूल्यों की आपूर्ति पर भी होता था। यातायात एवं संचार साधनों
के विकास से देश के विभिन्न वर्ग के लोगों, मुख्यतः नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान प्रक्रिया को गति मिली तथा इनके मध्य विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गया। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा में क्या है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन के आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिसने भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवेलियन, मैकाले तथा बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इसे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, सीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो तथा वॉल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र में विभिन्न प्रांतों एवं स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। क्यों कार्य किया? क्योंकि बंगाल में लोग बंगाली बोल रहे हैं, दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये इन सब भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर भारत में मोस्टली हिंदी का उपयोग किया जाता था, लेकिन एक कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं मिल पा रहा था। अंग्रेजी ने उसी का काम किया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को एक मतलब इंग्लिश में शिक्षा देने लगे। तो अब इंग्लिश में शिक्षा मिल रही है तो सबको शिक्षा मिल रही है, तो वो सबके लिए क्या हो गया? एक हो गया। वही अब आगे जाके कनेक्टिंग लैंग्वेज का काम करने लगा। इसे सभी भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिला। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नव शिक्षित भारतीयों जैसे वकीलों, डॉक्टरों इत्यादि ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी तथा वस्तु स्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया, जहाँ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा गया। इसके पश्चात भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्य वर्ग का विकास किया, कालांतर में जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं को इसी मध्य वर्ग से नेतृत्व मिला। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1877 में प्रकाशित होने वाली विभिन्न भाषाई एवं हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी तथा इनकी प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। भारतीय प्रेस जहां एक और उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था यथा स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार और औद्योगिकीकरण इत्यादि के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पैम्फलेट्स तथा राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थिति राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता पहुंचाई। इस भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए तथा जनता को शिक्षित करने का माध्यम 19वीं और जनता को शिक्षित करने का माध्यम भी बन गए। ठीक है, 19वीं 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की साहित्य की रचना हुई, उसने भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में प्रोत्साहन मिला। भारत में अतीत का पुनः अध्ययन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीयों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान अत्यंत कम था। वे केवल मध्यकालीन एवं 18वीं शताब्दी के इतिहास से ही थोड़ा बहुत परिचित थे, किंतु तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकारों जैसे मैक्स मूलर, मोनियर, विलियम्स, रोथ एवं सैसुन
तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे R.G. भंडारकर, R.L. मित्रा, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्यात कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की। आपको याद होगा कि जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब की खुदाई भी ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, इन्होंने अथक परिश्रम तथा कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान तथा गणित इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों एवं मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया, जिसे लोगों में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। यूरोपीय चिंतकों ने व्याख्या दी कि भारतीय तथा यूरोपीय एक ही प्रकार के आर्यों की संतान हैं। इसका भारतवासियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उनमें प्रजातीयहीनता की भावना जाती रही। इससे देशवासियों की यह भ्रांति भी देर तक दूर हो गई कि वे सदैव ही गुलामी की दास्तां के अधीन जीते रहे। फिर आता है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नव जागरण का कार्यक्रम अपनाया और सारे देश को प्रभावित किया। आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वतंत्र, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम की। समाज सुधार के प्रस्तावों को सरकारी अनुमति में विलंब ने समाज सुधारकों को ये सोचने पर विवश किया कि जब तक शासन स्वतंत्र नहीं होगा, सुधार संबंधी विधेयकों को पूर्णतः सरकारी सहमति एवं सहयोग नहीं मिल पाएगा। सुधार आंदोलनों ने देश में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। फिर आता है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अंग्रेजों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में मध्यवर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई। इन नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी सीख ली, जिससे उसे रोजगार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होने लगे। यह नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रकाशक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। यह मध्य वर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गई तथा इसने समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन को उसके सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। समकालीन घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में स्पेनी एवं पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलनों एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भी भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया। विदेशी शासकों का जातीय अहंकार और प्रतिक्रियावादी नीतियां। अंग्रेजी शासकों के जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। क्या होता था ये कि ना वे अगर काले वो ना भारतीयों को काले लोगों के रूप में देखते थे और खुद को गोरे, और वो एक गोरे की कई काले लोगों की कई भारतीयों की जान की कीमत से ज़्यादा मानते थे एक अंग्रेज की कीमत को। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने खुलेआम शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया तथा कई बार उन पर प्रहार किए। अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे। एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार नहीं था। इन सभी कारणों से त्वचा के गोरेपन एवं प्रजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में घृणा पैदा हो गई। जातीय अहंकार का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। अंग्रेज तथा भारतीयों के झगड़े में दोषी होने पर भी अंग्रेजों को दोष मुक्त करार कर दिया जाता था तथा दोषहीन होने पर भी भारतीयों को कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाता था। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। कब किया गया था ये? 1876 में लिटन आया था। ठीक है, 1876 में इसने क्या किया कि सिविल सर्विसेज की आयु घटा के 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी। फिर इसने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, प्रेस एक्ट जिसे आगे जाके रिपन समाप्त कर देगा। जिसने जो इसने कांड किया था लिटन ने लिटन ने जो गलत काम किए थे
आगे जाके रिपन सबको सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ कुछ सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार को पूछा जाता है, दिल्ली दरबार 1803 बार आयोजित हुआ है। ठीक है, एक हुआ था 1877 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा शस्त्र अधिनियम 1878 इत्यादि ने देशवासियों के समक्ष सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। इसके पश्चात इल्बर्ट बिल विवाद 1883 सामने आया। रिपन के समय इल्बर्ट बिल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। रिपन ने इन प्रस्तावों द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा, इल्बर्ट बिल। ठीक है, इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसा तीव्र आंदोलन किया कि इस प्रस्ताव का संशोधित रूप ही कानून बन सका। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते हैं। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई। उसमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जागी। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, कब से पूर्व? 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इससे पूर्व भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं एग्जिस्ट करती थी, जो क्या करते थे? अनुनय विनय की नीति करते थे अंग्रेजों से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में अधिकतर जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, उनका नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। ठीक है, इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। इन्होंने विभिन्न याचिकाओं एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्न मांगे रखी। क्या क्या मांगे थी? प्रशासनिक सुधार, भारत में प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का बढ़ावा और शिक्षा का प्रसार। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ, उनका नेतृत्व मुख्यतः मध्य वर्ग द्वारा किया गया। इस वर्ग के विभिन्न लोगों जैसे वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों तथा शिक्षकों इत्यादि ने राजनीतिक संगठनों को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। इन सभी ने सक्षम नेतृत्व प्रदान कर इन संस्थाओं की मांगों को परिपूर्णता एवं प्रासंगिक बल दिया। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं हम। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों के सबसे पहले प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। ऐसा माना जाता है कि 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम थी। लेकिन भारत में मतलब बंगाल में सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगियों को मिला, जबकि उन्होंने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया। राजा राम मोहन राय ने 1836 में क्या किया था? बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया था। तो किसको मिला? लैंड होल्डर सोसाइटी को, लैंड होल्डर सोसाइटी को मिला था। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स कहा गया। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, मतलब ये लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। 1843 में एक राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। सोसाइटी ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों की
कठिनाइयों एवं दुखों पर विचार कर उनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती थी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपस में विलय हो गया। ठीक है, 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में मर्जर हो गया और इसी का नाम दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसने ब्रिटेन की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की उसके कुछ सुझावों को कंपनी ने नए चार्टर में सम्मिलित किया जाए, जैसे लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी, नमक कर, आबकारी कर और डाक शुल्क की समाप्ति। मतलब नमक कर को मिटाने का, जो नमक पे टैक्स लगा रहे थे ब्रिटिशर्स, उसे मिटाने का, आबकारी कर और डाक शुल्क की समाप्ति के लिए इन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन लिखा था, लेकिन माना नहीं गया। फिर एसोसिएशन ने इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो वो कर सकते थे वो किया, जैसे नमक कर की समाप्ति नहीं हुई थी। 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ने विधायी परिषद में कानून निर्माण करने में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाया था। ठीक है, 1846 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन में बनाया था इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों को ब्रिटेन को अवगत कराना था। मतलब भारत की जो आवश्यकताएं, जो मांगे हैं, उनसे ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खुल गई। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। फिर इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था, ने ले लिया इंडियन लीग के स्थान पर। ठीक है, जो शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग थी उसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। ये दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था रही। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना। फिर दूसरा था भारत में, मतलब एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता की स्थापना करना। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। एसोसिएशन ने इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ परीक्षा कराने और उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने का मांग की। इसने दमनकारी आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल के अनेक स्थानों तथा बंगाल से बाहर भी कई स्थानों पर खोली गई। एसोसिएशन ने निम्न आय वर्ग के लोगों को आकृष्ट करने के लिए सदस्यता शुल्क काफ़ी कम रखा था इसने। एसोसिएशन को 28 से 30 दिसंबर 1833 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया, जिसमें देश के विभिन्न भागों में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार एसोसिएशन अखिल भारतीय तर्कवादी संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत रही। बाद में इसका विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। क्या था, बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं, बंगाल और बम्बई ये प्रमुख रूप से 2 स्थान बने हैं। ठीक है, बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था में बम्बई एसोसिएशन थी, जिसका गठन 26 अगस्त 1852 को कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया था। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना था। 1867 में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 1867 महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा, जिसका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई गई, जिसका श्रेय ठीक है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी
फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को जाता है। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और इसको टीएमटी भी कहते हैं। ठीक है, तैयब जी, फिर मेहता और केटी तेलंग। ठीक है, टीएमटी इसी को कहा गया है। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं, कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया था, किंतु ये ज़्यादा प्रभावी न हो सकी। 1884 में एम वीर राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की गठन किया था। मद्रास महाजन सभा को पूछा जाता है एग्जाम में, 1884 में गठन किया गया है। 3 लोगों के द्वारा गठन किया गया है, एम वी राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर याद रहता है, वीर राघवाचारी को भी याद रखिएगा मद्रास महाजन सभा के लिए। ठीक है, इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों का समन्वित करना था। फिर कांग्रेस के पूर्ववर्ती अभियान, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर अखिल भारतीय कांग्रेस का अभ्युदय होना चाहिए। अभ्युदय से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक आंदोलन या अभियान किए, जो इस प्रकार हैं। क्या क्या अभियान किया? 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने का विरोध किया। सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण हेतु 1878 में विरोध किया और लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के विरोध में भी खड़े हुए ये। फिर शस्त्र अधिनियम जो 1878 में आया था उसके विरोध में खड़े हुए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, उसके विरोध में खड़े हुए थे। स्वयं सेवक संघ सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में खड़े हुए थे। फिर प्लांटेशन लेबर एवं इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में ये खड़े हुए थे। इल्बर्ट बिल के समर्थन में, राजनीतिक प्रदर्शन हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में, ब्रिटेन में भारत का समर्थन करने वाले दल के लिए मतों हेतु खड़े हुए थे। भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में इंग्लैंड एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया। इसे ही भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 10 था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि कांग्रेस से पूर्व जितने भी संस्थाएं चल रही हैं। आगे हम कांग्रेस को पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।